आज अपन बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत ही आसान सा चैप्टर होने वाला है, खास करके तब जब आपने जर्नल के कुछ लेक्चर सुन लिए हैं, कुछ अकाउंट्स के नाम आप बोलने लग गए हैं, डीआरस याद करने लग गए हैं, तो अब ये चैप्टर आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। अगेन कहने वाले कहेंगे कि ये चैप्टर सर आपको पहले कराना चाहिए था, पर मेरा थोड़ा हिसाब अलग रहता है, ये बात मैं बहुत बार बोल चुका। चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले आ रहा है, ये आया आप, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए अकाउंट्स को दो तरीक़ों से बांटा गया है। एक ट्रेडिशनल तरीका है, परंपरागत तरीका है जो चला आ रहा है, और एक मॉडर्न अप्रोच है। इस वीडियो में तो कम से कम मैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पे ही बात करूँगा, फिर देखें वीडियो अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। चलिए अब इन्होंने एक स्लाइड छूट गई, खैर मैं बताता हूँ। ट्रेडिशनली कहें कि अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आई रिपीट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। उससे भी पहले मैं बता दूं कि एक ज़रूरत क्या है इसकी। जैसे आप समझो कि एक होती है फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री, मैंने अब कुछ नाम पुकारा और आपको बताना है ये सिंगर है, एक्टर है, डायरेक्टर है या क्या है। तो मैंने जैसे नाम पुकारा, मान लीजिए करण जौहर, तो आप फटाफट बोल देंगे सर डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। मैंने बोला अरिजीत सिंह, तो आपने बोला सर सिंगर है। मैंने बोला रणवीर सिंह, आपने बोला एक्टर है। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे ही मैं एक नाम पुकारता हूँ तो आप एक अंदाज़ा लगाते हैं यार ये करता क्या है, ठीक है। मैंने मान लीजिए बोला नेहा कक्कड़, तो आपने बोला सिंगर है। अगर आपको मूवीज़ का थोड़ा भी शौक है तो आप समझ जाएंगे। क्रिकेट की बात कर ले, मैंने बोला धोनी, तो आप बोलेंगे विकेट कीपर बैट्समैन है। अभी तो चलो कल संन्यास ले लिया उन्होंने। आपने कहा कि मैंने कुछ भी नाम लिया, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिया जहीर खान, तो आप बोल देंगे बॉलर है। अब आप समझो इसी तरह अकाउंट्स में भी आज आप दो क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या होगा, मैं नाम पुकारूंगा और नाम के बाद बोलूँगा ये पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल, लेकिन मैं तुक्के पे नहीं बोलूँगा, मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा और यही बात अपने को समझनी है। तो अब आप ये समझिए कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं: पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फर्दर जो पर्सनल होते हैं वो वापस तीन तरह के होते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे है: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हो सकता है कि 10 मिनट की पीपीटी आपको बोरिंग लगे, लेकिन अगले 20-25 मिनट के क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे, तो बिल्कुल बने रहिएगा। आप चाहे तो ये 10 मिनट छोड़ दो, सीधा 10 मिनट बाद वाला वीडियो देख लो, पर रूल मैं यही बताऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब ये बता रहा है नेचुरल पर्सनल क्या होते हैं। द टर्म नेचुरल पर्सन्स मीन्स पर्सन्स हु आर क्रिएशंस ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल रवि अकाउंट, आशा अकाउंट। तो अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो मैं पूछूंगा मोहन अकाउंट, तो आपको चिल्ला के बोलना है पर्सनल अकाउंट। मैं पूछूँ विच काइंड ऑफ पर्सनल, तो आप बोलेंगे नेचुरल पर्सनल। तो जितने भी इंसान हैं, आप हैं, मैं हूँ, जितने भी इंसान हैं, अपन को कहीं ना कहीं भगवान ने बनाया है, इंसानों ने पैदा किया है, तो अपन सब कौन है, नेचुरल पर्सन। तो दूसरे कौन से होते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे, वो होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। दोज अकाउंट्स इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्सन्स इज बिजनेस डीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल द अकाउंट ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, अकाउंट ऑफ अ बैंक, अकाउंट ऑफ अ क्लब और कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कुछ चीज़ों को कानून जन्म देता है, जैसे अपनी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के थ्रू एक कंपनी बनी LIC, पार्लियामेंट के थ्रू एक बॉडी बनी SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसी काफ़ी सारी बॉडीज़ बनी हुई हैं। इसी तरह अपने यहाँ कंपनीज़ एक्ट लगता है। कंपनीज़ एक्ट 2013 चल रहा है, अभी 2013 का एक्ट है। किसी कंपनी ने अपना वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन का जन्म हुआ। अपने यहाँ बहुत सारे बैंक हैं, HDFC, ICI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, न मालूम कितने बैंक। तो ये सारे क्या हैं, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन है। तो जो संस्थाएं होती हैं, अगर आप हिंदी में बोल पाएँ संस्थाएं, तो वो चाहे पोस्ट ऑफिस है, बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हुए, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं। अब इनको पर्सन क्यों बोला, देखो आप और मेरी खासियत क्या है कि हम कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी पे मुकदमा कर सकते हैं, कोई हम पे मुकदमा कर सकता है, इसको बोलते हैं स्यू करना
यानी मुकदमा करना, और कोई हमें भी स्यू कर सकता है यानी वो भी हम पे मुकदमा कर सकता है। ये सारे काम कंपनी भी कर सकती है, चारों काम। कंपनी असेट खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी को स्यू कर सकती है, कोई कंपनी को स्यू कर सकता है, तो इस तरह से पर्सन हो गई। लेकिन फिर भी आप देखो, आप और मैं टच कर पाते हैं, किसी को देख पाते हैं, सूंघ पाते हैं, जो अपने सेंसेस होते हैं उनके थ्रू। बैंक तो ये सब नहीं कर सकते, कंपनी तो ये सब नहीं कर सकती। तो उसमें कुछ फीचर्स हैं जो पर्सन्स के हैं, बट वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कानून ही उनको जन्म देता है, कानून ही उनको मारता है। थर्ड टाइप के पर्सन हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, पर्सनल के अंदर ही टाइप्स पढ़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, जरा ये देखें ये क्या होते हैं। These are the accounts which represents a certain person or a group of persons. For example, if rent is due to the landlord, an outstanding rent account will be opened in the books. The outstanding rent account represent the amount of rent payable to the landlord. बिल्कुल बढ़िया समझा दिया इसने। कहता है कि एक ऐसा अकाउंट जो किसी और को रिप्रेजेंट करे। जैसे एक टर्म सुनिए, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आप देखिए, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट देना बाकी है। किसको दोगे रेंट, जिससे तुमने बिल्डिंग ली है। तो बिल्डिंग ली है उसको क्या बोलेंगे, लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड बोल देते हैं। तो जब हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो उसका मतलब होता है रेंट इज पेबल टू समवन। तो वो जो समवन है वो तो पर्सन ही है। तो ये जो अकाउंट हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट, वो हुआ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। किसा समझ नहीं आया। अभी मैंने एक नाम लिया प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी यानी हमने सैलरी किसी को एडवांस दे दिया। अगर हमने सैलरी किसी को एडवांस दे दी तो किसी तो कोई पर्सन ही है, किसी को तो दिया होगा। अच्छा, जैसे मैं बोलूँ अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट मिलना बाकी। तो किसी भूत से थोड़ा ना मिलेगा, इंटरेस्ट किसी पर्सन से ही तो मिलेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और बताऊँ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो हमें क्या मिला, एडवांस में कमीशन मिला, तो किसी से तो मिला होगा, तो वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। व्हेन वी से डेटर्स, डेटर्स मतलब हमारे कस्टमर्स, तो डेटर्स भी क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कोई डेटर्स का मतलब होता है हमारे ग्राहक। हमारे ग्राहकों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं डेटर्स, या जिनसे हम माल लेके आते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। एक्स वाई जेड ये सब क्रेडिटर्स हैं, मतलब कलेक्टिवली। तो ये रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी हमने पर्सनल के 3 टाइप पढ़े, डरिए मत, आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है आज का। उसके बाद आते हैं रियल अकाउंट। रियल में जो आप बिजनेस में जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो रियल अकाउंट होता है। ये इसको बताएगा अभी। चलिए, रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म, डेटर्स को छोड़कर। कहता है जैसे बिल्डिंग हुआ, वो क्या है, वस्तु है, मशीन है, कार है, फर्नीचर है, टूल्स है, ये सब रियल में दिखाई देते हैं तो ये सब रियल अकाउंट है। लेकिन जो ना भी दिखाई देते हैं, सच एज गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, पूरी अच्छे से समझाते हुए कि वही गुडविल क्या होती है, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, सब बताऊंगा। तो अभी के लिए समाचार ये है कि ये जो असेट्स होते हैं, चाहे दिखाई दें टेंजिबल, चाहे ना दिखाई दें इंटेंजिबल, दे ऑल आर रियल अकाउंट्स, दे रियली अकर्स, वो रियल में होते हैं। और अब आ रहे हैं सबसे बड़ी रेंज, वो आ रहा है नॉमिनल अकाउंट, और यू कैन से रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट। चलिए देखते हैं। कहता है अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। तो जो भी आपका एक्सपेंस हो जाता है, अगर आपको नुकसान हो जाता है, प्रॉफिट होती है, इनकम होती है, ये जो चुन्नू मुन्नू अकाउंट होते हैं, जैसे चुन्नू मुन्नू, अरे यार सैलरी, टेलीफोन, लाइट का बिल, ये सब क्या है, नॉमिनल। रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सब क्या है, नॉमिनल। दीज आर सैलरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, सेल अकाउंट, कमीशन अकाउंट। सेल में इनकम होती है, परचेज में खर्चा होता है। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन इसको नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं, मैं आगे और समझाऊंगा। द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल द नॉमिनल अकाउंट इज प्रॉफिट और लॉस विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल। बिल्कुल सही बात लिखी है। ये जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें सारी इनकम्स आ जाते हैं, सारे एक्सपेंस होते हैं। इनका जो एंड नतीजा निकलता है ना, जो जूस निकलता है, तो वो होता है नेट प्रॉफिट और लॉस, और वो किसको मिलता है, ओनर को। अभी मैं जल्दी समरी करता हूँ। हमने ये पढ़ा कि अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगेन पर्सन 3 तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, और आगे सुन लीजिए, थोड़ी सी और है, कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं,
मैंने एक साथ कभी भी नहीं समझाई, थोड़ी थोड़ी बताई। डेटर्स क्या होता है, चलिए डेटर्स को तो हम जानते हैं, हमारे कस्टमर्स होते हैं। द पर्सन्स टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट आर नोन एज डेटर्स। एक ही लाइन में बात आ गई, वो लोग जिनको हमने उधार पे माल बेचा है वो हैं डेटर्स। इन अदर वर्ड्स, वन हु ओज डेटर्स और मनी इज़ अ डेटर। वन हु ओज डेट्स और मनी, एक वो आदमी जिस पर बाकी है, बकाया है। डेट मतलब कुछ बाकी है, तो वो है हमारा डेटर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आर सोल्ड टू श्याम। अब हमने श्याम को माल बेचा, ही विल पे द अमाउंट ड्यू इन फ्यूचर। जब भी हम बोलेंगे भाई 1 महीने की उधार ले जा, तो 1 महीने के बाद तो देगा, पैसे खा थोड़ा जाएगा। तो उधार जो पैसा दिया, तो श्याम कौन है, डेटर। जब तक दे नहीं देता डेटर, कभी कभी खा भी जाता है तो उसे बोलते हैं बैड डेट्स। टिल देन ही इज़ कॉल्ड अ डेटर बिकॉज ही ओज मीन्स इज टू पे द अमाउंट टू द बिजनेस। कहता है हमने श्याम को माल बेचा, तो जब तक वो चुकता नहीं कर देता, हमारा हिसाब नक्की नहीं कर देता, टिल देन ही विल बी नोन एज अ डेटर बिकॉज ही ओज, ही इज़ टू पे समथिंग टू द बिजनेस। हमारे बिजनेस को वो देगा। अब क्रेडिटर्स का आप बिल्कुल उल्टा कर लीजिए, आप समझ गए हैं, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। Those forms of persons from whom goods have been purchased on credit and payment has not been made to them so far as known as creditor। कहता है वो फर्में या वो व्यक्ति या तो दुकानें या आदमी जिनसे हमने सामान खरीदा है उधारी पे और जिनका बिल हमने चुकता नहीं किया है, वो है क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम राम फॉर 8,000 बट ओनली 2,000 हैव बीन पेड। हमने 8,000 का सामान खरीदा, 2,000 उसको दे दिए। राम इज़ स्टिल अ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस कंसर्न फॉर 6,000। तो राम 6,000 से हमारा क्रेडिटर कहलाएगा। याद रखिएगा, डेटर और क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट है, डीप में जाओ तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करेंगे डिस्काउंट पे। डिस्काउंट क्या होता है, पैसे कम कर देना। डिस्काउंट, व्हेन कस्टमर आर अलाउड रिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स, इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, चलिए जो भी हमने प्राइस बताया, ग्राहक को बोला भाई फ्रिज है कितने का, कि 12,000 का, फिर बोले नहीं नहीं भाई साहब कम करो, तो हम जो अब पैसा कम कर देंगे ना, वो है डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, द लिस्ट प्राइस ऑफ सैमसंग मोबाइल इज़ 3,000। If the trade charges rupees 2,700 after deducting 10% on list price, the deduction of 300 is known as discount। For example, इन्होंने बताया कि कोई मोबाइल है सस्ता वाला 3,000 वाला, ग्राहक आया तो उसको पटाने के लिए हमने बोला 10% ऑफ। इसका MRP 3,000 है, बट आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, 10% ऑफ, 300 रुपये कर दिया कम, 2,700 बच गया। तो ये जो 300 हमने कम किया, कम को इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, कमी। तो ये जो 300 क्या है, डिस्काउंट। फर्दर अब तुम जानते हो कि ये डिस्काउंट कौन सा वाला डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि डिस्काउंट 2 तरह का होता है ना, तो ये वाला कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट। अभी और आगे आएगा। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। चलिए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन अ डीलर ऑफ गुड्स रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ गुड्स फ्रॉम द लिस्ट प्राइस व्हाइल सेलिंग इट, इट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ये कहते हैं कि जब सेल करते समय दुकानदार कुछ पैसा छोड़ देता है, सेल करते समय ही दुकानदार जो पैसा छोड़ देता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। मान लीजिए मैं एक शॉप है, वहाँ से कपड़े लेता हूँ, ठीक है, और उसका फिक्स है, वो जितना बिल बनता है उसमें से 10% लेस कर देता है, तो वो 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि उस दुकानदार ने सेल करते समय ही कम कर दिया। अब कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का यूँ समझिए कि मैंने उस दुकान से सामान लिया 12,000 का, उसने कहा भैया अगर आप 1 हफ्ते में पैसे दे दोगे ना, 1 हफ्ते में दे दोगे तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे, और 2 हफ्ते में दोगे ना पैसा, यानी 1 हफ्ते के बाद और 2 हफ्ते से पहले, तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे, और 2 हफ्ते के बाद दोगे पैसा तो डिस्काउंट नहीं देंगे। अब ये मेरे हाथ में है कि ये डिस्काउंट मैं लेना चाहता हूँ या नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं हफ्ते भर के अंदर दे दूंगा पैसा, जल्दी सामने वाले को पैसा दे दूंगा, तो वो मुझे 2% डिस्काउंट देगा, यानी ये कैश, ये डिस्काउंट कौन सा कहलाएगा, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट ट्रिगर कब होता है, ट्रिगर, कैश डिस्काउंट ट्रिगर होता है जब पैसे आप देते हो, या मैंने उसको 12वें दिन अगर पैसा दिया तो वो मुझे 1% डिस्काउंट देगा। तो ये डिस्काउंट क्यों ट्रिगर हुआ, क्योंकि मैंने उसे पैसा दिया। अगर मैं उसे कहता दे दूंगा तो वो मुझे डिस्काउंट नहीं देता। आप समझिए, ट्रेड डिस्काउंट ट्रिगर होता है सेल्स के समय, ग्राहक को पटाते समय, और कैश डिस्काउंट ट्रिगर होता है जब हम उसको पैसा देते हैं या अगर हमें पैसा मिलता है तो कैश डिस्काउंट के बारे में ज़रा सुनिए क्या कहता है। ये कहता है व्हेन द डेटर्स आर अलाउड सम रिबेट टू इंड्यूस देम टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट, इट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट।
इंड्यूस मतलब किसी को बहकाना, पटाना, बहलाना, फुसलाना। तो अगर हमने कहा कि हम अगर डेटर को कुछ रिबेट अलाउ करते हैं, इसलिए अलाउ करते हैं इसलिए ताकि उसे इंड्यूस करें कि भाई तू प्रॉम्प्ट पेमेंट कर, जल्दी से पेमेंट कर। एक्चुअली क्या होता है, कई बार लेट पैसा होता है तो आदमी की नीयत ख़राब हो जाती है। तो हमने कहा वाह तू 1% कम दे दे, 2% कम दे दे, पर तू दे दे। इट इज़ अ लॉस टू अ पर्सन हु इज़ अलाउड ए डिस्काउंट एंड इट इज़ अ प्रॉफिट टू अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग ए डिस्काउंट। डेफिनेट सी बात है, अगर मैंने किसी को कहा कि आप मुझे दे दो पैसा और उसने मुझे जल्दी से पैसा दे दिया, तो मैंने उसके लिए उसको डिस्काउंट अलाउ करूँगा तो मेरे लिए लॉस है, और उस पर्सन को डिस्काउंट मिलेगा तो उसके लिए इनकम है। तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट सी। और अब आ रहा एग्जाम्पल है, चलिए देख लेते हैं पहले। इफ़ ए परचेजेज अ प्रिंटर फ्रॉम हिल कंपनी फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हमेशा याद रख लो, पहले टीडी ट्रेड डिस्काउंट होता है और उसके बाद कैश डिस्काउंट होता है, क्योंकि लॉजिकली इसका सीक्वेंस भी यही है। ट्रेड डिस्काउंट सेल के समय होता है और कैश डिस्काउंट पेमेंट के समय होता है, तो कैश डिस्काउंट बाद में होता है। तो इस क्वेश्चन में अभी क्या होने वाला है, पहले 30,000 में से 10% लेस होगा यानी 3,000, और जब 27,000 आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, तो फिर उसका 2% निकलेगा। याद रखिएगा 2% 27,000 का निकलेगा। ये आपके सामने टेबल आ रहा है कि अब आपका बिल कैसा बनेगा, पहले बिल बनेगा 30,000 का, उसमें से वो आपको पटाने के लिए 3,000 कम कर देगा, 27,000। फिर वो आपको चॉइस देगा कि एक हफ्ते में पेमेंट करोगे तो 2% डिस्काउंट देंगे। और मान लो तुमने कर दिया पेमेंट, तुम पैसे वाले हो, तुमने कर दिया पेमेंट, तो 540 यू विल गेट डिस्काउंट और नेट कैश होगा 26,460 रुपये। और अब आ रहा है मेरा मोस्ट फेवरेट, हमेशा की तरह डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। आपको अच्छे से और तमीज़ से याद करने हैं। एक बार तो सुन लो मजे के लिए, लेकिन दूसरी बार याद कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए रेगुलर बेसिस पे। चलिए कि सर ये तो हम सुन लेते हैं, बनाते नहीं हैं। देखो भाई, पढ़ाई के साथ ऐसा है या पूरी जीवन के साथ ऐसा है, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। वापस, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितना एफर्ट करोगे उतना रिजल्ट आएगा, जितना गहरा खोदोगे उतना पानी निकलेगा। अब तुम बोलो हम तो गहरा खोदेंगे नहीं और पानी चाहिए, नहीं आएगा। अब तेरे को नहीं चाहिए, फिर तू बहाने बनाता रहे, पढ़ाई ख़राब है, नेटवर्क ख़राब है, ऑनलाइन ख़राब है। तेरे को जो बकवास करनी है तू करता रहे। जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, जिसको बहाने बनाने होते हैं वो बहाने बनाता है। सीधी 100 की बात हमेशा से ये रही है, अटल सत्य है, कोई आज की बात नहीं है। जो विनर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, रास्ते निकालते हैं। जो लूज़र्स होते हैं वो बहाने बनाते हैं। तू देख ले तू क्या है। चलिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेचर, ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ अलाउड अपॉन द परचेज मेड इन लार्ज क्वान्टिटी। जनरली जब हम बड़ी क्वान्टिटी परचेज करते हैं या सेल करते हैं, कुछ भी हो सकता है, तब ग्राहक अपन सेल कर लेते हैं मान लीजिए, तो ग्राहक हमसे बड़ी क्वांटिटी खरीदे तो उसको पटाने के लिए हम उसको ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट का जो पर्पस होता है वो सेल्स को बढ़ाना होता है। कैश डिस्काउंट इट इज़ अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड प्रॉम्प्टली ऑन और बिफोर एग्रीड डेट। और कैश डिस्काउंट तो तभी दिया जाता है जब वो हमें तय तारीख को या तय तारीख से पहले, अग्रीड मतलब तय तारीख से पहले ही दे देगा, तो उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। रिकॉर्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंट्स में तो आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग। तो ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एंड कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती, डीआरसी यहाँ नहीं होता। यानी पिछली स्लाइड में जो आपने 3,000 रुपये देखा ट्रेड डिस्काउंट, उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, और जो 540 देखा उसी स्लाइड में, वो उस 540 की अकाउंटिंग होगी। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, इनवॉइस यानी बिल। The amount of the trade discount is deducted from the invoice. It is not deducted from the invoice. देखो क्या होता है, आप जरा सोचो, आप शुरू से बात समझना। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, जब सेल होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब सेल होगी तभी बिल बनेगा, तो उसी बिल में लिखा जाएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट तो बिल में लिखा जाता है। और कैश डिस्काउंट तो आपको थोड़ा ना पता है कि कस्टमर 2 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर या महीने भर के अंदर पैसा देगा या नहीं देगा। तो अपन टर्म्स एंड कंडीशंस में तो लिख सकते हैं, लेकिन उसको आप एग्जैक्ट, आपको नहीं पता कि आपसे वो डिस्काउंट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। ट्रेड डिस्काउंट तो आपने दे दिया, तो वो तो इनवॉइस में कोट होता है, दिखाया जाता है। कैश डिस्काउंट इनवॉइस पे कोट नहीं होता। आगे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज़ अलाउड ऑन बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन एंड इट इज़ अलाउड ओनली ऑन पेमेंट। ट्रेड डिस्काउंट तो देखो, अगर आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है, तो चाहे सौदा नकद में हो रहा है चाहे उधार में हो रहा है, 10% बोल दिया तो आप 10% बिल कम बनाना, 10% लेस होगा ही होगा। और कैश डिस्काउंट की तो बात ही तब आती है जब पेमेंट होता है। ना पेमेंट होगा ना कैश डिस्काउंट की बात चलेगी। चलिए जी, आज का जैसे ही आराम हो गया है। थैंक यू।
अभी हमने सुना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, पीपीटी में हमने सुने। बेसिकली बहुत नॉर्मल अकाउंट्स हैं जो बार बार अकाउंट्स में आते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। एक तो ये पता होना चाहिए, और दूसरा हमें थोड़ी पहचान होनी चाहिए कि ये किस तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। जैसे कैश है। अब आप देखो कैश क्या है, एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, एक चीज़ है जो रियल में दिखाई देती है, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। इसका पहला क्वेश्चन था, अच्छा मैं क्वेश्चन पढ़ दूं, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इनको अपने को बांटना है कि सर बांटने से क्या होगा वो मैं और बता दूंगा। कैश रियल में होता है तो ये रियल अकाउंट है। नेक्स्ट इज बैंक अकाउंट। अब क्या होता है बैंक आप जानते हैं ICI, SBI और 50 तरह के बैंक होते हैं। बैंक क्या होता है, एक पर्सन होता है कि सर पर्सन कहाँ होता है, बैंक तो एक बिल्डिंग होती है, नहीं। एक्चुअली क्या होता है, बैंक का जो जन्म होता है ना वो कानून से होता है। कोई भी बैंक बनता है तो वो लॉ से बनता है। वो लॉ या तो पार्लियामेंट में पास होता है या वो कंपनीज एक्ट में बनता है। तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। जैसे मान लो आप और मैं हैं, आप और मैं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, हाँ। बेच सकते हैं, हाँ। कोई साइन कर सकते हैं, हाँ। उसी तरह से लगभग ये सारी चीज़ें बैंक भी कर सकता है। प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, साइन उसकी जगह कोई और कर देता है, बैंक के जो पर्सन होते हैं। तो बैंक एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक अकाउंट को जो टाइप है आपको पर्सनल लिखना है, पर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या मतलब है, सैलरी देनी बाकी है। तो आप देखिए ये क्या है, पूरा वर्ड सैलरी पेबल टू समवन। सैलरी पेबल टू समवन, हमें सैलरी देनी है किसी को, तो वो इसके पीछे कोई एक है बंदा जिसे हम सैलरी देंगे, ये हमारा काम करने वाला बंदा ही होगा, ठीक है। तो इसके पीछे एक पर्सन छुपा हुआ है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। और इसको बोलते हैं अपन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि ये किसी को रिप्रेजेंट करता है। अगेन ये चैप्टर भी बहुत शुरू में पढ़ाया जाना चाहिए, पर मैं इसे बाद में पढ़ा रहा हूँ। जब हमने ये वर्ड थोड़े से सुन लिए हैं, थोड़ा सा इनसे वास्ता पड़ गया है, तो अब मैं इनके टाइप पे भी बात कर पाऊँगा आपसे। और सुनिएगा, सेल अकाउंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। सेल अकाउंट को लेकर तो हमारे अकाउंटेंट्स की जो जमात है वो दो हिस्सों में है। बहुत लोग क्या कहते हैं, सेल किसको करेंगे, गुड्स को, तो उस नाते से ये रियल अकाउंट है कि जो सेल है वो तो गुड्स है, सामान है, वो रियल अकाउंट है, वो रियल में दिखता है। कई लोग बोलते हैं कि सेल्स क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है, और अगर ये रेवेन्यू है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। अभी मैंने जैसे आपको टाइम्स बताए कि जो एक्सपेंस या इनकम वाले अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको हैं कि सर फिर हम क्या करें। देखिए इसका थोड़ा सा अपर हैंड ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो एंड में जाके क्लोज हो जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट अक्सर एंड में जाके क्लोज हो जाते हैं। तो सेल्स अकाउंट जो होता है ना वो भी आखिर में जाके क्लोज हो जाता है। तो आप इसको नॉमिनल अकाउंट देना, अगर आपको याद रहे तो आप यूँ देख लो कि अगर आप सेंटर बोर्ड के स्टूडेंट हैं, CBSE के, तो इसको नॉमिनली मानना आप। और बाय द वे अगर राजस्थान बोर्ड में आंसर लिखना पड़े तो जब तक किताब का आंसर चेंज नहीं हो जाता तो आप रियल अकाउंट लिख दीजिए, ठीक है। कंट्रोवर्सी है तो अब है, मैंने बता दिया है इसके बारे में। दोनों के पास अपने अपने लॉजिक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सबको पता है ब्याज होता है। अक्रूड क्या है कि ब्याज मिलना बाकी है, मतलब वी अर्नड बट हमें मिलना बाकी है। तो वो जो होता है अब मिलेगा किससे, किसी न किसी पर्सन से। आप कहानी गढ़ो, बहुत आसान होता है अकाउंट्स। आप सोचो आपने किसी को लोन दिया होगा तो किसी पर्सन को ही दिया होगा, आपको इंटरेस्ट मिलना है उस पर्सन से ही मिलना है। तो अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल फ्रॉम समवन, किसी से ब्याज मिलना बाकी है। तो ये भी क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। चलिए नेक्स्ट इज लीज होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी विच इज ऑन लीज, कोई प्रॉपर्टी है जो
हमने लीज पे ले रखी है, सब आप बताओ, मैं आपको बताऊँ। प्रॉपर्टी बेटा दो तरह की होती है, एक होती है फ्री होल्ड और एक होती है लीज होल्ड। लॉ की लैंग्वेज में समझो, फ्री होल्ड का मतलब है हम प्रॉपर्टी के साथ चाहे जो करें हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी हमारी मर्जी। फ्री होल्ड, नो वन टू से नथिंग, कोई कुछ नहीं कह सकता। लीज होल्ड में क्या होता है, प्रॉपर्टी टेकन ऑन लीज, लीज फॉर 99 ईयर, लीज फॉर 10 ईयर्स। जैसे मैंने मान लो 20 साल के लिए किसी का खेत ले लिया, खेत मैं खेती करूंगा मेरी मर्जी से, लेकिन फिर भी एक आध दो रिस्ट्रिक्शंस होंगे। मैं अब इसमें समझाना ये चाहता हूं कि प्रॉपर्टी रियल में दिखाई देती है। प्रॉपर्टी एक असेट है, असेट्स के जितने भी अकाउंट होते हैं जनरली वो रियल होते हैं। प्रॉपर्टी रियल में दिखाई देती है तो इसके लिए लगेगा रियल अकाउंट। ऐसा ये रूल सीखने से फ़ायदा होता है क्या? हाँ फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारे ये जो रूल हैं कि आने वाले को डेबिट करो और जाने वाले को क्रेडिट करो, कम्स द व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो वो रियल अकाउंट का ही रूल है। ये जो रूल है कि रिसीवर को डेबिट करो एंड गिवर को क्रेडिट करो, ये पर्सनल का रूल है। पर पहले मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि आदमी स्टूडेंट पहले तो इसी में दिमाग लगाता है कौन सा रूल है, मैं इसमें कौन सा नियम लगाऊं, इसलिए तब मैंने आपको सीधा DRCR का रूल बता दिया। अब जब तुम्हारी थोड़ी सी समझ डेवलप हो गई है तो नाउ आई एम ट्राइंग आपको बताने की ये कौन सा अकाउंट है। नेक्स्ट इज ड्राइंग। सिंपल सोचो, ड्राइंग क्या होता है, ओनर जो पैसा निकाल लेता है, ओनर बिजनेस में से जो पैसा निकाल लेता है। एक बात आप थोड़ी सी मेरी और सुनना, देखो ये बिजनेस है, ये दुकान है, ये ना ये दुकान के बाहर की दुनिया है और ये है दुकान का ओनर। देखिए 99% जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, 99% ट्रांजैक्शन वो दुकान के होते हैं बाहर के लोगों से। बाहर की दुनिया से माल खरीदा, बाहर की दुनिया को माल बेचा, रेंट पे किया, इंटरेस्ट वगैरह, 99% ट्रांजैक्शन बाहर के होते हैं। लेकिन 1% ट्रांजैक्शन होते हैं ओनर के और दुकान के बीच में। वो 1% ट्रांजैक्शन कौन से हैं, जहां ओनर दुकान में पैसे लगाता है, कैपिटल, और दुकान में से पैसे निकालता है, ड्राइंग, दुकान में से कभी कभी गुड्स निकालता है, ड्राइंग, और जो वो पैसा कमाता है, वो जो प्रॉफिट कमाता है वो। तो ये 1% ट्रांजैक्शन इंटरनल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो याद रखिए, आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो आप भूलिएगा नहीं, आपको ये 99% ट्रांजैक्शन तो नोट करने ही हैं। साथ ही साथ आपको ये 1% ट्रांजैक्शन जो दुकान और दुकानदार के बीच होते हैं, जो दुकान और ओनर के बीच होते हैं, वो भी लिखने हैं। जिस दिन आपकी एक क्लियर कट समझ डेवलप हो गई ना, आपको अकाउंट्स बिल्कुल खेल लगेगा। चलिए आ जाइए, ड्राइंग्स कौन करता है, दुकान का ओनर। तो ये क्या है, ओनर से रिलेटेड अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव। क्या होता है, अपन थोड़े थोड़े रूल्स और भी याद कर रहे हैं कि जैसे हमने किसी को पेमेंट किया और टाइम पे कर दिया तो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो ये क्या है, इनकम है। एक सिंपल बात करता हूँ, सपोज करो हमने एक सामान खरीदा 80,000 का और सामान खरीदने की तारीख है मान लीजिए 16 अगस्त। हमने बिल देखा तो बिल पे लिखा हुआ था कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर पेमेंट देंगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। अब मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूँ तो पैसे दे दूँ, चाहूँ तो पैसे ना दूँ, चाहूँ तो वेट करूँ महीना भर 2 महीना, तो मुझे पूरे 80,000 देने पड़ेंगे। और अगर मान लो मेरी जेब में पैसे पड़े हैं तो क्यों ना मैं इस बात का बेनिफिट उठाऊँ। 80,000 रुपये, 1,600 रुपये का डिस्काउंट मुझे मिल सकता है और मुझे मिला भी, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला। तो ये क्या है, इनकम। तो जो इनकम वाले अकाउंट होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉमिनल। आप बिल्कुल सिंपल समझिए, जितने भी इनकम वाले अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस वाले अकाउंट होते हैं, प्रॉफिट वाले अकाउंट होते हैं, लॉस वाले अकाउंट होते हैं, गेन्स, ये सब क्या है बेटा, ये सब है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। अब ये रिटर्न ऑफ थोड़ा भारी वर्ड है आपको लिए, आप तो ये समझो बैड डेब्ट्स,
ही इज आस्किंग अबाउट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? सिंपली मैंने किसी को माल बेचा और वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा। पहले तो थोड़े दिन आनाकानी करता रहा और फिर बोल रहा है मैं तो नहीं दूंगा, ऐसा बदमाश आदमी। तो मेरा पैसा डूब गया, मेरे को लॉस हो गया। तो लॉस वाले अकाउंट कौन से होते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो अगेन दिस इज नॉमिनल अकाउंट। तो ये चैप्टर है बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें अपने पुराने जो छोटी छोटी बातें अपन ने सीखी वो भी अपने पक्के होते हैं ना। आइए चलिए, परचेज अकाउंट। अगेन परचेज भी कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर आप इसे गुड्स की तरह मानोगे तो ये आपको लगेगा रियल अकाउंट। तो आर से आर याद कर लो, आर से आर याद कर लो, रियल अकाउंट इन राजस्थान बोर्ड, ठीक है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि परचेज में क्या होता है, परचेज में एक्सपेंस होता है। परचेज हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो जो सेंटर बोर्ड है, तो जो कहें वाइडली एक्सेप्टेंस है वो तो यही है कि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि हमारे एक्सपेंस को दिखाता है। नेक्स्ट इज बैड डेट्स रिकवर्ड। वाओ, जो हमारा पैसा डूब गया था वो रिकवर हो गया। भाई कोई आदमी था, समझना स्टोरी कैसे चलती है। जब हम किसी को उधार देते हैं ना तो वो बन जाता है डेटर। फिर वो जब उधार का पैसा नहीं आता तो वो कन्वर्ट हो जाता है बैड डेट्स में। बैड डेट्स में क्या होता है, हम इसे ख़त्म कर देते हैं और सोचते हैं यार डूब गया, वाह भाई किस्मत ही ख़राब है। लेकिन फिर एक दिन वो पैसा रिकवर हो गया जिसको आपने बैड डेट्स मान लिया था, ठीक है। तो ये क्या है? इनकम। तो बैड डेट्स की रिकवरी क्या है? इनकम। तो इनकम है तो ये कौन सा अकाउंट हुआ बेटा? नॉमिनल। हमसे पूछा क्या है कि बताइए ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो रट्टा तो आप लगाओगे नहीं, आप समझदार बच्चे हो और इसके लिए रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी आपको रियल में दिखाई देती है तो ये रियल अकाउंट है, ठीक है। आप फैक्ट्री में जाइए, फैक्ट्री में मशीन्स वगैरह लगी हुई होती हैं तो वो रियल में दिखाई देती हैं, रियल अकाउंट। कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर, सही बोला। तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, ठीक है। मैं जब एक और क्वेश्चन करूँगा ना तो आप मेरे साथ साथ मन में बोलिएगा, मेरा आंसर लिखने से पहले आप अपना मन में आंसर तैयार रखिएगा। ये तो सुन लो मुझसे आप, इंटरेस्ट हमने चुकाया, ऐसी थोड़ी कहानियाँ याद कर लेंगे कि हमने लोन लिया इसलिए हमने इंटरेस्ट चुकाया। तो ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसमें हमारा पैसा क्या हो गया? खर्च हो गया। याद रखते हैं ये एक्सपेंस किसको कहते हैं कि पैसा हमारा लग गया और वापस नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस। नेगेटिव पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस कि आपका बैंक बैलेंस माइनस चला गया। ऐसे कैसे माइनस चला गया? सोचो, मेरे अकाउंट में मान लीजिए है 6,000 रुपये और हर महीने एक EMI आती है 8,000 की। मैंने कार लोन ले रखा है तो उस कार लोन की EMI आती है 8,000 रुपये। अब मेरे अकाउंट में 6,000 थे और मैं डालना भूल गया, मेरे पास है नहीं। तो मान लीजिए मैं बैंक का बहुत साल से कस्टमर हूँ, तो जैसे ही EMI आएगी ना तो वो मेरे अकाउंट में से कट हो जाएगी। तो मेरा स्कोर क्या हो जाएगा? 2,000 माइनस। तो ये कैसी पोजीशन हो गई? ओवरड्राफ्ट। दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। अब ये और कुछ नहीं है, ये बैंक का अकाउंट की बात कर रहा है। तो ये क्या है? पर्सनल अकाउंट। जितनी भी यूँ होते हैं ना, लाइक स्कूल, कॉलेज, इंश्योरेंस कंपनी, पोस्ट ऑफिस, ये सब पर्सन्स हैं। पर्सन्स कौन से हैं? आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब आप और मैं, अपने को तो भगवान या इंसान जन्म देते हैं, तो अपन सब कौन है? नेचुरल पर्सन। और इनको कौन जन्म देता है? लॉ, कानून। तो ये कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब समझिए कि हमने रेंट दे दिया इन एडवांस टू समवन। इसमें आप एक समवन वर्ड क्रिएट कर लिया करो, रेंट पेड टू समबडी इन एडवांस, ठीक है। तो ये है आपका पर्सनल। और पर्सनल के अंदर बेटा कौन सा? पर्सनल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज माने भाड़ा और इनवर्ड माने आना। दैट इज जब माल हम परचेज करते हैं ना, तो परचेज करते समय जो भाड़ा लगता है, भाड़ा एट द टाइम ऑफ परचेज क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या है? नॉमिनल है। ये आपका बेटा नॉमिनल अकाउंट हो गया। चलिए लास्ट बात कर रहा है गुडविल। वाओ, गुडविल अब क्या है? दिखाई नहीं देता।
गुडविल रियल में होता तो है कि सर होता है क्या? अरे हाँ होता है, रेपुटेशन होती है, उस रेपुटेशन की वजह से तो ग्राहक आता है। आप सोचो आप 10 वीडियोस देखते हो, लेकिन कोई 1-2 वीडियोस ही आप अच्छे लगते हैं और फिर आप उसी चैनल पे लौटते हो। 100 मिठाई की दुकानें होती हैं, लेकिन आप एक ही मिठाई की दुकान वाले के पास जाते हो। तो ये क्या है? गुडविल, जो रियल में होती है। तो ये क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, आप थोड़ा बता दूं, प्लांट एंड मशीनरी क्या दिखाई देता है, दिखाई देता है तो वो क्या होता है? टेंजिबल, आप इसे टच कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल क्या होता है? इनटेंजिबल, आप इसे नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये होता नहीं है। या हवा होती है, हवा, सर हवा, अबे हवा जो खाते हो, चल रहे हो हवा पे, ऑक्सीजन पे, नहीं दिखाई देती पर होती है, नहीं होती नहीं तो गुड़क जाते अभी तक। चलो हो गया टाइम पास पूरा। और अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये है अपने चैप्टर का नाम। बेसिकली हम कोशिश क्या कर रहे हैं? अकाउंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। 3 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं। ये ट्रेडिशनल तरीका है कि अकाउंट या तो पर्सनल होते हैं, या रियल होते हैं, या नॉमिनल होते हैं। तो हम उस तरह से उनको खांचों में फिट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक। तो अशोक है, अशोक के पास जर्नल होगा, लेजर होगा। उन्होंने जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उनके बारे में कहता है क्लासीफाई देम इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब आपको इसको क्लासीफाई करना है कि ये किस तरह का अकाउंट है। आइए, पहला अकाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? आपको रियल में दिखाई देता है, दिखता है ना? तो ये कैसा अकाउंट हुआ बेटा? रियल अकाउंट। तो जितनी भी आप असेट देखते हो, कार, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, वो फर्नीचर, वो सब क्या है? रियल। नेक्स्ट क्या है? एक्साइज ड्यूटी। अब पहले समझो एक्साइज ड्यूटी होता क्या है। प्रोडक्शन करोगे तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। अब एक हकीकत ये समझो कि जब जीएसटी आया, तो जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी 98% मामलों में ख़त्म हो गया है। अब समझो जीएसटी गए ज़माने की बात हो गई है, लेकिन आज भी 2% आइटमों पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, खास करके पेट्रोल पे, और जो आपका लिकर होता है, शराब, हाँ शराब, उस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। कि सर नॉमिनल कैसे? देखो, जो भी अकाउंट इनकम क्रिएट करेगा या हमारा खर्चा करवाएगा, या तो इनकम क्रिएट करेगा या खर्चा करवाएगा, वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होता है? जिनसे हमने सामान मंगाया उधार पे, सामान मंगाया, अब मंगाओगे तो किसी इंसान से, किसी दुकान से, उनसे मंगाया, तो ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। हालांकि अगर आप ये समझोगे ना, तो क्रेडिटर्स क्या होता है? ये एक कलेक्टिव नाम है। ये सर कलेक्टिव मतलब ए से खरीदा, बी से खरीदा, सी से खरीदा, डी से खरीदा, इन सबको हमने कलेक्टिवली क्या बोल दिया? क्रेडिटर्स। बट दे आर पर्सन्स, वो पर्सन्स हैं, तो ये अकाउंट कैसा हुआ? पर्सनल अकाउंट। व्हाट नेक्स्ट? कैपिटल। कैपिटल अभी बात हुई थी। कैपिटल मतलब ओनर ने पैसा लगाया। किसने पैसा लगाया? ओनर ने। जैसे ताज़ा मामले में अपन अशोक के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अशोक ने पैसा लगाया, तो ये कैसा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट तो आप याद कर लो, ये पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल। वेल सिंपल है, मोटर गाड़ी रियल में दिखती है, तो ये कैसा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है? गुडविल। गुडविल दिखाई नहीं देती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो होती नहीं है। गुडविल होती है, और अगर किसी दुकान को आज चलना है या नहीं चलना है, तो वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है गुडविल। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि गुडविल ना दिखाई दे तो भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये है, और बनाने में सालों साल लग जाते हैं। इन्वेस्टमेंट। वाओ, इन्वेस्टमेंट आप कहाँ करेंगे? या तो शेयर्स में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, रियल में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल में, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। सैलरी। सैलरी किसको देते हैं आप? स्टाफ को। हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। हिंदी में क्या होता है? खर्चा। खर्चे वाले कौन कौन से होते हैं? नॉमिनल। डेटर्स। डेटर्स जिनको हमने माल बेचा, उधार पे बेचा, हम पैसे मांगते हैं, ये वो लोग हैं, एक्स वाई जेड, इन पे अपन पैसा मांगते हैं, वो कौन है? पर्सन्स। तो ये कौन सा हुआ? पर्सनल अकाउंट।
नेक्स्ट क्या है, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, पैसा डूब गया मतलब लॉस हो गया। तो जो लॉस वाले अकाउंट होते हैं वो होते हैं नॉमिनल। आइए जल्दी से ख़त्म करते हैं। डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या, आपकी प्रॉपर्टी है उसका भाव नीचे गिर गया, कार है यूज़ करोगे भाव नीचे, फर्नीचर है पुराना हो गया भाव नीचे, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट। डे बाय डे आप यूज़ करेंगे एसेट्स को, मोबाइल लिया 1 महीने बाद पुराना हो गया, डेप्रीसिएशन, ठीक है। वेजेस क्या होता है, लेबर जब माल उतारता है तो उसे देते हैं वेजेस, और जब फैक्ट्री में माल बनता है तो उसे देते हैं वेजेस, ठीक है। तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट। जितने भी एक्सपेंस हैं, जहाँ भी आपका पैसा खर्च होता है वो है नॉमिनल। रिपेयर भी आप जानते हो क्या होता है, रिपेयर कराना एक्सपेंस। रमेश जो कि एक डेटर है, तो मैं तो कहता हूँ रमेश एक इंसान है, ठीक है। डेटर वो तुम्हारे बाद में बना, डेटर रमेश पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीव क्या है, इनकम, तो इनकम कौन सा होता है, नॉमिनल। नेक्स्ट व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी बात की थी, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या मतलब, नेगेटिव बैलेंस इन बैंक। आपका बैंक बैलेंस माइनस चला गया, तो ये पर्सनल अकाउंट है। कि सर पर्सनल कैसे, देखो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तुम और मैं नेचुरल पर्सन। जन्म कौन देता है, भगवान, मम्मी पापा, तो नेचुरल। और बैंक को जन्म कौन देता है, लॉ, कानून। तो पर्सन ब्रैकेट में आर्टिफिशियल लिख दोगे तो ठीक ही रहेगा थोड़ा सा। चलिए, परचेज रिटर्न, इसे आप यूँ समझो कि अगर आपने परचेज को कह दिया कि ये नॉमिनल है, तो पीछे पीछे आपको परचेज रिटर्न को भी नॉमिनल बोलना पड़ेगा, ठीक है। परचेज और सेल पे हमने डिस्कस किया, अगर परचेज अकाउंट नॉमिनल आपने कहा तो परचेज रिटर्न भी नॉमिनल होगा। नेक्स्ट, ड्राइंग कौन करता है, ओनर पर्सनल। फ्रेट माना क्या, फ्रेट का स्पेलिंग होता है FREIGST। फ्रेट माना भाड़ा। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। क्यों नॉमिनल, पैसा खर्च होता है। एंड द लास्ट आइटम इज रिटर्न इनवर्ड, बहुत ही अच्छी आइटम। रिटर्न मतलब वापस, इन मतलब हमारे पास वापस आया, इक्वल्स टू सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड इक्वल्स टू सेल्स रिटर्न, और अगर सेल्स नॉमिनल है तो सेल्स रिटर्न भी क्या होगा, नॉमिनल होगा। चलिए जी, इन अकाउंट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे, हो गया है पूरा।